डियर फ्रेंड्स, आप सभी का आने का बहुत बहुत शुक्रिया। 2012 से हम खुशबू का सफ़र ये प्रोग्राम कर रहे हैं। हमारे पिता श्री DR मदान होस्ट सरहदी साहब की याद में। वो एक रिनाउंड शायर थे और उनकी याद में हम ये कार्यक्रम करते हैं। महिमा फाउंडेशन इस कार्यक्रम को करती है। हमारी जो महिमा फाउंडेशन है, उसकी जो फाउंडेशन है वो मेरी वाइफ कुसुम मदान है। इस फाउंडेशन के जो भी कार्य हैं वो इनके हाथों से संपन्न होते हैं। ये एक जो ज़रूरतमंद लोग हैं, हमारे जो भी साइट्स हैं, उन साइट्स पर हमने जो बच्चे लेबर के बच्चे हैं उनके लिए एजुकेशनल स्कूल खोले हुए हैं, और जो छोटे इन्फेंट बच्चे हैं उन बच्चों के लिए हम लोग जो है वो उनको दूध बिस्किट और आया जो है वो उनको देखभाल करती है, ताकि उनकी जो मदर है वो काम कर सके और 2 पैसे कमा सके। तो इन सब चीज़ों का जो है हम अपनी साइट पे ध्यान रखते हैं, और ये हमारी परंपरा जो है वो पिछले 12 सालों से चल रही है। इन स्कूलों का जो ध्यान है वो कुसुम जी रखती हैं। इनका रेगुलर वहाँ पे जाना होता है और वहाँ जाके उन बच्चों को संभालती हैं। अभी जो बच्चे पढ़ाई में अच्छे होते हैं उन बच्चों का हम आसपास के स्कूलों में एडमिशन करा देते हैं, ताकि वो आगे अपनी शिक्षा कंटिन्यू कर पाए। बच्चों की शिक्षा के अलावा भी अभी कुसुम जी को आइडिया लगा कि उन्हें कोई एजुकेशनल फिल्म दिखाई जाए, तो अभी हमने आइनॉक्स थिएटर में उनको फिल्म दिखाई। फिर उन बच्चों ने कभी मैकडोनल्ड का बर्गर नहीं खाया था, तो उनको मैकडोनल्ड का बर्गर भी खिलाया। और उसके बाद गर्मियों में उन बच्चों को वाटर पार्क ले गए और वहाँ पे वाटर पार्क में उन बच्चों को जो है कि वहाँ एंजॉयमेंट कराया। तो ये सारे कार्य जो है वो महिमा ग्रुप के डायरेक्टर कुसुम जी करती हैं, और इनको इसमें बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा होली पर बच्चों को पिचकारियाँ, गुब्बारे, गुलाल वो सब हम लोग देते हैं। उसके अलावा उन बच्चों को ड्रेसेस, यूनिफॉर्म और जूते, जो बच्चों की जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो सब पूरी करते हैं। उसके अलावा एक और कार्य भी हम करते हैं फाउंडेशन में, कि हमारे जो गोल्फ क्लब के जो भी कैडीज हैं उनको हमने जो है कि वो करा हुआ है कि उनको हम सर्दियों में विंड शीटर देते हैं महिमा ग्रुप के, महिमा फाउंडेशन की तरफ से। अब मैं थोड़ा सा आपको कुछ मेरे फादर के संस्मरण सुनाना चाहता हूँ कि एक बार क्या हुआ कि एक जोधपुर में एक तरही मुशायरा था। उस तरही मुशायरे में फादर को जो है वहाँ पे अपनी गज़ल पढ़नी थी, और समझो कि अजमेर से जब हम रवाना हुए तो फादर ने अभी तक कुछ नहीं लिखा था मुशायरे पे। और आप समझो कि जब हम जोधपुर, मैं उनके साथ ही था गाड़ी में, जब जोधपुर पहुंचे तब तक गज़ल तैयार हो चुकी। तो उन्होंने रास्ते में ही गज़ल लिख ली और वो गज़ल तैयार हो गई, और उस तरह मुशायरे में वो गज़ल जो है वो सुपरहिट रही, सबसे ज़्यादा सुपरहिट। लोगों ने इतना सराहा उसको। उस गज़ल के चंद शेर मैं आपको भी सुनाना चाहूँगा आज। जीने के लिए गम के रिश्ते भी नहीं मिलते, जीने के लिए गम के रिश्ते भी नहीं मिलते, अब अहले वफा हमको ढूंढे भी नहीं मिलते। क्या बात। अब अहले वफा हमको ढूंढे भी नहीं मिलते। शेर सुनिएगा कि चेहरा तो वो पहले भी मासूम सा लगता था, चेहरा तो वो पहले भी मासूम सा लगता था, अब दामने कातिल पर धब्बे भी नहीं मिलते। हाय हाय हाय, क्या कहना। दामने कातिल पर धब्बे भी नहीं मिलते। इस शहर में लाए थे आईना ये दिल हम भी, इस शहर में लाए थे आईना ये दिल हम भी, टूटा है कुछ इस तरह टुकड़े भी नहीं। क्या टूटा है कुछ इस तरह
टुकड़े भी नहीं मिलते। क्या कहना। और शेर सुनिएगा कि जो जिस शेर को इतनी दाद मिली थी वहां कि कल किसकी खुदाई थी, मिलता था खुदा भी जब। कल किसकी खुदाई थी, मिलता था खुदा भी जब। और अब किसकी खुदाई है, बंदे भी नहीं मिलते। अब किसकी खुदाई है, बंदे भी नहीं मिलते। उस बस्ती में दीवाने दिल ढूंढने निकले हैं। बस उस बस्ती में दीवाने दिल ढूंढने निकले हैं। ऐ होश जहां असली चेहरे भी नहीं मिलते। क्या बात। ऐ होश जहां असली चेहरे भी नहीं मिलते। और दो चार शेर उनके और आपको मैं नजर करना चाहूंगा। क्या क्या ना सितम उस पर अपनों ने किए होंगे। उनकी गजल के चंद शेर सुना रहा हूं आपको। क्या क्या ना सितम उस पे अपनों ने किए होंगे, वो आदमी जो खुद अपने साये से भी डर जाए। वो आदमी जो खुद अपने साये से भी डर जाए। जो दिल को दुखाती हो वो बात नहीं अच्छी। जो दिल को दुखाती हो वो बात नहीं अच्छी। वो बात करे इंसान जो दिल में उतर जाए। वो बात करे इंसान जो दिल में उतर जाए। अपनी निगाहों से गिरता है तभी इंसान। खुद अपनी निगाहों से गिरता है तभी इंसान। जब अपनी हकीकत का एहसास ही मर जाए। जब अपनी हकीकत का एहसास ही मर जाए। और उस चांद से चेहरे को जब होश ने देखा हो, उस चांद से चेहरे को जब होश ने देखा हो, मुंह फेर के दुनिया से वो क्यों ना गुजर जाए। इसके साथ ही मैं इजाजत चाहूंगा क्योंकि समय हो गया है। और मुशायरे में पूरे हिंदुस्तान से इतने अच्छे शायर आए हुए हैं और आप उन्हें सुने और आनंद लें। उससे पहले डॉक्टर देवेंद्र मदान आएंगे, वो अपना कुछ परिचय देंगे। थैंक यू सो मच। अगर जिंदगी एक सफर है, अगर जिंदगी एक सफर है, तो परिवार उस सफर का सबसे सुंदर हम सफर है। आप सभी के साथ इस भावनात्मक यात्रा को आगे बढ़ाते हुए मैं आदरणीय डॉक्टर देवेंद्र मदान जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। एक बार जोरदार तालियों से देवेंद्र मदान साहब का स्वागत कर लिया जाए। हिंदुस्तान की उर्दू शायरी की एक अजीम शख्सियत हमारे पिताश्री दासरा मदान हो सरहदी साहब की आज 13वीं बरसी पर महिमा फाउंडेशन की तरफ से ये ऑल इंडिया मुशायरा मुकम्मल होने जा रहा है। उसके कंडक्ट कर रहे जो शायद पिछली बार भी आपने ही कंडक्ट किया था बड़े शानदार तरीके से, निजामत अजहर इकबाल साहब और मंच पे विराजित शायर साहिबान और सदन में विराजे सभी ख्वातीन व हजरात। हमारे पिताश्री हो सरहदी साहब एक बहुत ही विनम्र मगर खुददार और मोहब्बत पसंद इंसान थे। उनकी पैदाइश अखंड भारत का जो हिस्सा रहे पाकिस्तान के डेरा इस्माइल खान जिले में जो है कोटजाई गांव में हुआ था। हमारे दादाश्री 11 गांवों के जमींदार थे और पाकिस्तान के अंदर जो पंजाब सूबा था उसके अंदर से गिने चुने जो रईस होते हैं उनका शुमार हुआ करता था। हमारे पिताश्री की तालीम कोटजाई के पास कोट कासिम के कस्बे में हुई थी। उनकी जिंदगी से जुड़े हुए एक दिलचस्प वाकये को मैं आपसे नजर करना चाहूंगा। वो घोड़ों पे जाया करते थे उस जमाने में, क्योंकि कारें या स्कूटर नहीं होते थे, अपने बड़े भाई के साथ। एक बार बरसात हो रही थी, रास्ता बड़ा खराब था और घोड़े स्पीड नहीं पकड़ रहे थे, तो स्कूल पहुंचने में उनको कुछ देर हो गई। जब स्कूल पहुंचे तो एक मास्टर नया आया था कि जो बच्चा लेट आता जा रहा था उसको मुर्गा बनाया जा रहा था। तो उन्होंने उनसे कहा कि आप भी मुर्गा बन जाइए। थोड़ी देर तो उन्होंने देखा, उसके बाद भैया मैं यहाँ इंसान बनने आया हूँ, मुर्गा बनना नहीं।
और उन्होंने अपना बस्ता उठाया, अपने घोड़े पर बैठे घर वापस रह गए। क्या बात है। क्योंकि वो टॉपर थे वहाँ के बोर्ड के एग्जाम के, पूरे पंजाब सूबे के अंदर उन्होंने टॉप किया था। तो हेडमास्टर को जब पता लगा कि यार मेरे स्कूल का टॉपर बच्चा ही नहीं है, तो वो खुद घर आए, हमारे पिताश्री से, दादाश्री से माफी मांगी और उनको वापस अपने स्कूल में लेके आए। तो ये खुददारी थी उनकी, उन्होंने पसंद नहीं किया। उनकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है कि 11वीं जमात तक चूंकि उन्होंने पाकिस्तान में अपनी तालीम हासिल की, उसके बाद वो जब हिंदुस्तान आए पार्टीशन के बाद, तो कुछ अरसे तक वो अपने जो है परिवार से काफी दूर रहे। तो उन्होंने एक आगरा के अंदर के स्कूल के अंदर एक मास्टर की नौकरी सबसे पहले की। तो वहाँ के जो हेडमास्टर थे, जो उसको स्कूल के मालिक थे, उसने कहा साहब मेरे स्कूल का रिजल्ट बामुश्किल 30% आता है, अगर आप इसमें कुछ इजाफा कर सकें तो। और दोस्तों उनका जो कहने का अंदाज था, उनके जो समझाने का तरीका था, वो बड़ा नायाब था। और वो एक्स्ट्रा टाइम के अंदर जो कमजोर बच्चे होते थे शाम को पढ़ाया करते थे, यहाँ तक कि छुट्टी के दिन भी वो छुट्टी ना करके उन बच्चों को तालीम दिया करते थे। और नतीजा रहा कि वो स्कूल जिसका 30% रिजल्ट रहता था, अगले साल 100% हुआ और वो वहाँ के जो है टॉप स्कूलों के अंदर आया। तो किसी ने जो है हेडमास्टर साहब को शिकायत की। मुझे लगता है सभागार में तालियों में कुछ कंजूसी है। आपको जो है हमें भी कहने में मजा तब आएगा। ये बहुत अच्छा किया सर, आपने ये तहरीक शुरू कर दी है। हाँ, मैंने शुरुआत करवा दी, आपको आसानी रहेगी सर। नहीं, वो शायरों के लिए तालियां वैसे भी मल्टीविटामिन का काम करती हैं, तो आप लोग अगर ये काम करते रहेंगे तो हमें जो है वो कुव्वत मिलती रहेगी। और बहुत शुक्रिया सर। और दोस्तों कुछ मास्टरों ने कहा कि यार यही इनको सारा का सारा जो है दिया जा रहा है। तो उन्होंने कहा साहब ऐसा है कि ये तो जो जितने स्कूल की जो किताबें थी, जो गवर्नमेंट से मुकम्मल की गई थी, तो जो प्रिस्क्राइब थी उन किताबों को छोड़ के इन्होंने तो किताबें ही बदल दी हैं। तो हेडमास्टर ने बुलाया कि साहब ये तरीका नहीं है, आपने तो किताबें ही बदल डाली हैं। उन्होंने कहा साहब आपको रिजल्ट से मतलब होना चाहिए, किताबों से नहीं। और जो रिजल्ट आप देख रहे हैं कि जो आज स्कूल, जिस स्कूल में आपके 30% बच्चे पास होते थे, आज 100% बच्चे पास होते थे। क्या बात है। दोस्तों उन्हें करीब 11 जो है भाषाओं का ज्ञान था। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, अरबी, फारसी के साथ साथ वो गुरमुखी का भी ज्ञान रखते थे। और खास बात थी उनके अंदर कि वो अपने हर काम को एक अच्छे अंदाज में, एक तरीके से किया करते थे। और उन्होंने अपने उस अंदाज को अपनी 2 लाइनों में पिरोया है। मैं इकबाल साहब का जो है तवज्जो चाहूंगा अदा करें सर। कि सूरज खुद जिन्हें अपना उगाने का हो शऊर, सूरज जिन्हें खुद उगाने का हो शऊर, किरणें उधार की वो किसी से न लाएगा, किरणें उधार की क्या वो किसी से न लाएगा। क्या कहना है। और बहुत ही विनम्र ख्यालात के थे, बहुत ही मतलब इखलास उनके व्यवहार में था। उनके जो है कहते थे कि अगर आदमी के व्यवहार में विनम्रता है तो उसका विरोधी भी है, उसका मुखालफत करने वाला भी उसका मुरीद हो जाता है। उनकी 2 लाइनें मैं सभी शायरान को कहूँगा, सब ताली आप लोगों की तरफ से तो आनी चाहिए। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। ये उनकी 2 लाइनें हैं कि उनके होठों पे भी है मेरे इखलास की बात, इखलास यानी विनम्रता। उनके होठों पे भी है मेरे इखलास की बात, मेरे दुश्मन भी मेरे चाहने वाले निकले। क्या बात। मेरे दुश्मन भी मेरे चाहने वाले निकले। और मोहब्बत पसंदगी का ये आलम था कि उनका कहना है कि काम आए बेगानों के भी, काम आए बेगानों के भी, साथ रहे गमखारों के भी, हमने और किया है क्या दिल जीते हैं यारों के भी, हमने और किया है क्या दिल जीते हैं यारों के भी। क्या कहना है सर। कहते हैं सब कि शेर एक शायर की आत्मा होती है, और जो उसकी आत्मा की आवाज होती है जो शेरों के रूप में आपके सामने आती है। उन्हें अपनी जिंदगी के अंदर 500 मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के ऊपर, 500 विषयों के ऊपर 5000 शेर कहे, जो अपने आप एक बड़ी मिसाल है। उन्होंने उर्दू के अंदर करीब 9 किताबें लिखी, और उनकी सबसे पहली किताब थी दीप चिनारों के, जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर बहुत ही शोहरत मिली। उन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग के ऊपर
उनका कहना था भाई जिंदगी तो सभी काट लेते हैं, लेकिन जिंदगी किस तरह से काटी जाए उसके नुस्खे उनकी एक किताब थी, जीने का हुनर, उसके अंदर उन्होंने की है। और होश का सफर, बुद्ध भगवान के जो दर्शन थे, जीवन दर्शन पे उन्होंने एक किताब लिखी थी, होश का सफर। और ऋग्वेद की सूक्तियों को उर्दू में अनुवाद करने वाले वो दुनिया के पहले शायर थे। क्या बात है। उन्होंने ऋग्वेद की सूक्तियों का भी अनुवाद किया अपनी किताब सबकी खैर के अंदर। और जो आज का आप ये थीम वर्ड देख रहे हैं, खुशबू का सफर, ये उनकी वो किताब थी जो बाहर मौजूद भी है, शेल्फ पर मौजूद है। आप उसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। उन्होंने अपनी किताब में अपने जो चुनिंदा खूबसूरत शेर थे उनका संकलन किया। और उन्होंने अरबी भाषा के अंदर भी, क्योंकि वो अरबी के भी ज्ञाता थे, उन्होंने अपनी किताब तलाशे महवर लिखी। कुछ और किताबें, दिल ने एक महफिल सजाई, उगता सूरज। और 80 साल की उम्र के अंदर जाने से करीब 2 साल पहले उन्होंने अपनी आखिरी किताब जो पब्लिश करवाई थी वो थी होश वर्क वर्क। आप कभी मौका मिलेगा साहब इकबाल साहब, जी सर, आप जरूर पढ़िएगा साहब। जरूर सर। और वो उनके जो है राजस्थान रोडवेज के अंदर आप डिप्टी जनरल मैनेजर थे। आज भी उनकी मेहनत कशी के, उनकी ईमानदारी के किस्से मिसाल के तौर पे याद किए जाते हैं। बहुत ही ईमानदार और बहुत ही मेहनती इंसान थे। और उनको उनके जीवन काल के अंदर बहुत उपलब्धियां भी मिली। उनको ऑल इंडिया मुस्लिम काउंसिल ने एक हिंदी अवार्ड होता है प्रेमचंद अवार्ड, प्रेमचंद अवार्ड से नवाजा। आपको अदबी संगम राजस्थान ने मिर्जा गालिब के अवार्ड से सम्मानित किया। और राजस्थान पत्रकार संघ ने आपको गुलिस्तान अदब और इसी अवार्ड से भी नवाजा। और पंजाबी अकादमी ने आपको सरहद की शान के रूप में आपको जो है सम्मानित किया। क्या कहना है सर? ये इनका एक छोटा सा परिचय था। और इन्हीं लफ्जों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। धन्यवाद, शुक्रिया। पलकों को झुकाकर सलाम करते हैं